Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन की। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिस क्या होते हैं। अ बेसिस बीटा फॉर अ वेक्टर स्पेस V इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V दैट जनरेट्स V। बीटा क्या है? हमारे पास बेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस V का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। वो किसको जनरेट करेगा? V को। इफ बीटा इज द बेसिस फॉर V, कि अगर बीटा अगर बेसिस है V का तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर्स ऑफ बीटा फॉर्म्स अ बेसिस फॉर V। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिस के लिए हमें जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होता है। पहली कंडीशन है कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि S जनरेट्स V। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार ही कि V be a vector space and S be the subspace of V, then S is basis of V if and only if S is linearly independent, and secondly V is equals to span S, that means कि S generates V। ठीक है, अब हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस है फॉर Rn एंड Fn एंड S इज अ सबस्पेस ऑफ V। Fn हम मान लेते हैं E1 हमारे पास क्या है 1 0 0, E2 है हमारे पास 0 1 0 0 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते En कितना आ जाएगा 0 0 0 अप टू 1। तो E1 E2 अप टू En ये क्या हो जाएंगे? बेसिस हो जाएंगे Fn के। तो हमारे पास अगर हमें कभी भी स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Fn लिखने पड़ेंगे तो हम हमेशा E1 E2 और अप टू En तक जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसी की बात करें कि हमने इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोल दिया, यहाँ पे मैंने इसी चीज़ का प्रूफ दे रखा है कि हमारे पास Fn जो है वो बेसिस है भी कि नहीं है। तो इसी चीज़ का हमने प्रूफ दिया है। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, अगेन मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे को दो चीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो बेसिस बन जाएगा। पहली कंडीशन है मेरे पास, देख लेंगे एक बारी। पहली कंडीशन है मेरे पास बेसिस के लिए कि एस जो है हमारे पास जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है मेरे पास कि V इक्वल्स टू स्पैन एस होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके जो है दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो हम सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं। अगर नहीं आता तो हम सेकेंड कंडीशन पे नहीं जाते। ठीक है, तो अगेन हम लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। हम सिंपली क्या कहेंगे, यहाँ पे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, जो कि हमारे F में बिलोंग करेंगे, सच दैट हम इसको एज ए लिख सकते हैं कि अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 अप टू कितना हो जाएगा अल्फा n En, क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 के बेसिस मुझे पता है, E1 की वैल्यू 1 0 0, ये हमने बताया 1 0 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 0 0 एंड अप टू 0 प्लस अल्फा 2 कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू 0 1 0 0 0 0 अप टू 0 प्लस एंड अप टू सो ऑन कब तक जाएगा अल्फा n, En कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 अप टू 1, किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा n बन गया इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो गया 0 0 0 0 अप टू 0। ठीक है, तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, अल्फा 2 कितना हो गया 0 एंड अप टू अल्फा n कितना आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, ठीक है, तो बस हमारे पास ये सारे 0 आ गए, तो हमारे पास एस क्या आ गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिख रखा है, आप एक बार ही देख सकते हैं। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप है कि V इक्वल्स टू स्पैन एस होना चाहिए। तो हम दिखाएंगे कि स्पैन एस किसके इक्वल है Fn के। कैसे कर रहे हैं, अगेन हम बोलेंगे कि V मान लेते हैं Fn में बिलोंग कर रहा है। क्या लिख सकते हैं V को अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। ठीक है, देन अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n को हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा 1 1 0 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 0 एंड सो ऑन टिल अल्फा n 0 0 0 1। और ये क्या आ जाएगा जब हम ऐड करेंगे तो अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 अप टू अल्फा n En। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम E1 E2 अप टू En को लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल आ गया स्पैन एस के। तो Fn किसके इक्वल हो गया स्पैन एस के।
जैसे मैंने आपको ये वाला स्टैंडर्ड बेसिस बताए हैं एफ एन के, ऐसे ही मेरे पास पी एन एफ के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 1x एक्स स्क्वायर अप टू एक्स एन। अगेन हमने इसके भी स्टैंडर्ड बेसिस को प्रूव किया है कि ये बेसिस है भी कि नहीं है। तो अगेन सबसे पहले हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाया, फिर हमने बताया कि पी एन एफ इक्वल्स टू स्पैन एस है, यानी कि हमने बताया कि एस जनरेट्स वी है। तो वीडियो को पॉज करके ना इस वाले के लिए आप खुद से ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन हम पहला स्टेप है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने का, तो हम वही सेम स्टेप्स पे चलेंगे कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा नॉट अल्फा वन अप टू अल्फा एन इन एफ सच दैट अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा वन एक्स प्लस अल्फा टू एक्स स्क्वायर अप टू अल्फा एन एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर अप टू 0x एन। कंपेयर करेंगे जब हम कोफिशिएंट्स को, तो अल्फा नॉट 0, अल्फा वन 0 अप टू अल्फा एन सब क्या हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब एस लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। अब हम दिखाएंगे कि एस जनरेट्स वी। तो क्लियरली फॉर एनी पॉलिनोमियल आपको पता है a नॉट प्लस ए वन एक्स अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन का होता है। ये वाला पॉलिनोमियल हमारा पी एन एफ में बिलोंग कर रहा है, तो वी कैन राइट इट एज, अब हम इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, a नॉट इंटू 1 प्लस ए वन इंटू एक्स अप टू ए एन इंटू एक्स एन। और अब हमें पता है कि हम जो है 1x एक्स स्क्वायर अप टू एक्स एन को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्पैन एस के इक्वल हो जाएगा। तो बस हमारे पास पी एन एफ किसके इक्वल आ गया, स्पैन एस के। ठीक है, तो एस क्या हो गया, बेसिस ऑफ पी एन एफ हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला सबको समझ में आया होगा। ये सारी हमने बात की बेसिस की कि बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जो है बात कर रहे हैं डायमेंशन की। बेसिस आपको पता होना चाहिए, बेसिस के लिए सिर्फ ये 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी हमें प्रूव करना है कि बेसिस है या नहीं। तो हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा v इज इक्वल्स टू स्पैन एस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होल्ड करती है, इसका मतलब वो बेसिस है। अब हम आ जाते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन क्या है, द यूनिक नंबर ऑफ द वेक्टर्स इन ईच बेसिस फॉर v is called dimension of V and is denoted by dim V. Vector space is called finite dimensional if it has a basis consisting of a finite number of vectors. A vector space that is not finite dimensional, it is called infinite dimensional. तो हमें बेसिकली डायमेंशन में क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला रिमार्क, ये सारे हमारे पास जितने भी है ना, ये सारे वेक्टर स्पेसेस हैं। 0 है, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 0। एफ एन है, इसकी डायमेंशन n। एम मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो इसकी डायमेंशन mn हो जाएगी। पी एन एफ है, तो इसकी डायमेंशन n+1 होगी। यहाँ पे अब जो है एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है, डायमेंशंस और बेसिस वाले टॉपिक से। थ्योरम कहती है कि लेट V be the vector space and beta is equals to u1 u2 up to un be the subset of V. Then beta is basis for V if and only if each V in V can be uniquely expressed as a linear combination of the vectors of beta. That means हम V को कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 plus a2 u2 up to an un for the unique scalars a1 a2 up to an. तो आई होप ये आपको थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर होगी। स्टेटमेंट में सिंपली ये कह रहे हैं कि हमारे पास बीटा जो है बेसिस होगा वी का, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम उसको कैसे यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देख लेते हैं, ये वाला पार्ट सबसे ईजी होता है जब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना होता है। तो हम कैसे दिखा रहे हैं, बीटा हमने मान लिया बेसिस है वी के, और सारे जितने भी छोटा वी होगा वो बड़े वी में बिलोंग करेगा। सिंस बीटा बेसिस है v का, तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू स्पैन बीटा। तो v इन v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा। तो हम v को क्या लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un, जहाँ पे हमारे पास aif जो है फील्ड में, और ये क्या है हमारे पास स्केलर्स है, i जो है 1 से n तक है, इस वाले उसको ना 1 मार्क कर लो। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये जो 1 है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम देखो फर्स्ट वाली जो हमने इक्वेशन है ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि v इज इक्वल्स टू b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un।
ये हमने जो है दूसरी रिप्रेजेंटेशन मानी। जब हमने 1 माइनस 2 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू a1 b1 u1 प्लस a2 b2 इंटू u2 अप टू an माइनस bn un। नाउ सिंस बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बीटा बेसिस बन गया एंड ईच ऑफ द स्केलर इज 0। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि ai माइनस bi का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो गया, 0। अगर डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ai और bi इक्वल हो गए। तो हमने वही लिखी है यहाँ पे बात कि ai और bi इक्वल हो गए। i जो है 1 से n तक रहेगा, तो 1 और 2 जो है मेरे पास क्या आ गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ v हो गया। ठीक है, अब हम इसी को कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास था इफ एंड ओनली इफ। तो अब जब मैंने कन्वर्सली इसको प्रूव किया तो मैंने मान लिया कि v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बीटा। हमें दिखाना है बीटा बेसिस है। बेसिस दिखाने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पहली लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरी v इज इक्वल्स टू स्पैन एस। तो हमने सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। अगेन कैसे दिखाएंगे, बोलेंगे स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं a1 a2 अप टू an सच दैट a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un सब क्या हो जाएंगे, 0। ऑल्सो 0 इंटू u1 प्लस 0 इंटू u2 अप टू 0 इंटू un क्या हो जाएंगे, 0। हम मान लेते हैं कि 0 b में बिलोंग कर रहा है और हम इसको यूनिकली लिख सकते हैं एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बीटा। तो a1 0 हो जाएगा, a2 0 हो जाएगा अप टू an 0। तो बीटा क्या आ गया मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें दिखाना है v इज इक्वल्स टू स्पैन बीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बता सकते हैं कि स्पैन बीटा जो है वो सबसेट होगा v का और v सबसेट होगा स्पैन बीटा का। तो सिंस बीटा सबसेट है v का तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पैन बीटा सबसेट हो गया v का, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। और अब हमें दिखाना है कि v सबसेट है स्पैन बीटा का, तो अगेन हम v को कैसे यूनिकली लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, देखो। तो हम क्या कह सकते हैं कि v किस में बिलोंग करेगा, स्पैन बीटा में। तो v सबसेट बन गया स्पैन बीटा का। अब हम फर्स्ट और सेकेंड से क्या कह सकते हैं, स्पैन बीटा इज इक्वल्स टू v। तो क्लियरली इट इम्प्लाइज कि बीटा क्या आ गया मेरे पास, बेसिस फॉर v हो गया। ठीक है, तो आई थिंक प्रूफ बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बेसिस कैसे दिखाने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द बेसिस ऑफ P2R। हमें एस सेट गिवन है, देख लेंगे एक बार ये। हमें उसने जो है एस सेट दे रखा है -1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। अब ये मेरे पास एस गिवन है, हमें बताना है कि ये बेसिस है कि नहीं है P2R का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिस बताने, हमें वर्ड पता चल गया कि हमें दिखाना क्या है, बेसिस। बेसिस दिखाने की दो कंडीशंस हमें पता है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा v इक्वल्स टू स्पैन एस होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखेंगे हम इस तरह से शुरुआत करेंगे कि डायमेंशन ऑफ P2R कितना है, 3, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। To determine S is the basis of P2R or not, we first check S is linearly independent or not। तो अब हम linearly independent के लिए सेम प्रोसेस है चेक करने का। सबसे पहले हम कहेंगे there exist the scalars alpha1, alpha2, alpha3 such that, देखो alpha1 किसके इक्वल आ जाएगा, -1, 2 प्लस alpha2 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2, 1, -1 प्लस अल्फा3 कितना आ जाएगा मेरे पास 1, -2 और 4। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि आप कभी भी लिखते हो ये वाला इस टाइप के अगर पॉलिनोमियल्स है, मेक श्योर कि आपकी जो है एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले x टू द पावर 0 है, फिर x टू द पावर 1, फिर x स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में कांस्टेंट पहले फिर x है फिर x स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें सारे एक ही उस पे है, बट कई बार हो सकता है कि आपको आगे पीछे गिवन हो, तो उस चीज़ को एक बार चेक कर लेना। बस अब हमारे पास ये आ गया, हम क्या लिख सकते हैं, -α1 प्लस 2 α2 प्लस α3। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी आएगी -α1 प्लस α2 -2 α3, फिर आ जाएगा 2
अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3, ये 0 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब आप इसको या तो गॉस जॉर्डन से सॉल्व कर सकते हो या गॉस एलिमिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसको सॉल्व कर रखा है। इन्हीं 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैंने एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है। फिर हमने इस पे जो है ऑपरेशंस लगा के इसको सॉल्व किया और मेरे पास फाइनली लास्ट में अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो तीनों ही वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होंगी, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बना। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब जो पहली कंडीशन है वो ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम क्या कह सकते हैं कि S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब S क्या नहीं है, बेसिस नहीं है P2R का। ठीक है, तो आपने बस बता दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बेसिस की फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए जो है हम सेकंड कंडीशन पे नहीं जा रहे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में भी मेरे पास सेम पार्ट है, इसमें भी मेरे पास सेट गिवन है S 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो बेटर रहेगा आप इसको ऐसे लिखो 3 प्लस 0x प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट जब आप उसको बनाओ तो आपसे गलती ना हो। फिर आ जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसको 0 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। ठीक है, नहीं तो गलती होने के बहुत चांसेस है। अगेन हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि डायमेंशन ऑफ P2R क्या है, 3 है, विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। टू डिटरमाइन S इज द बेसिस ऑफ P2R और नॉट, वी फर्स्ट चेक S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो कैसे चेक कर रहे हैं, अगेन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सच दैट हम अल्फा 1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 2 1 प्लस अल्फा 2 3 0 1। अब देखो मैंने यहाँ 0 लिख रखा था तो मैंने आराम से लिख लिया। अगर नहीं लिखा होगा तो ध्यान रखना कि आपको 0 लिखना है, क्योंकि नहीं लिखने से आपकी जो है मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, प्लस अल्फा 3 कितना आ जाएगा, 0 1 1 किसके इक्वल है, 0 0 0। यहाँ से इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल्स टू 0, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 और फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, ये रही वो 3 इक्वेशंस। अब हमने इससे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। अब इस एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया, गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास फाइनली इक्वेशंस क्या आ गई, ये वाली 3 इक्वेशंस बन गई। अब मेरे को पता चल गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों की वैल्यूज क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब S क्या आ गया मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बस हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अब हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। अब दूसरी कहती है V इज इक्वल्स टू स्पैन S। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ना इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन थे। तो इफ द सिस्टम ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन देन इट शोज दैट एवरी पॉलिनोमियल इन P2R कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन S, which means S spans P2R. So hence S forms the basis of P2R as it is linearly independent and they span P2R. तो बस आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है हमेशा चेक करो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर है तो फिर सेकंड स्टेप पे जाओ, अदरवाइज आप वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।